नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। मैं हृदेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। और यदि नहीं कर रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, हम्बली रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज आप लोग जो है जो भी आपके सेक्शंस कराए जाते हैं करंट अफेयर्स को, उनको अच्छे से करिए। मैं कई बार कहता हूं कि ये जितने भी आपको चीजें कराई जाती हैं बहुत ही ऑथेंटिक होती हैं। इसका एक एक डेटा, एक एक चीजें कभी कभार में भी मिसप्रिंट हो जाए या बाई मिस्टेक कुछ हो जाए, इक्का दुक्का, वो एक अलग बात है। लेकिन आप जितने करंट अफेयर्स आप मेरे देखते हैं 100% गारंटी के साथ पूरी ऑथेंटिसिटी इसकी होती है। मैं दावे के साथ कहता हूं क्योंकि ये सारे क्वेश्चन कोई मेरी कोई टीम नहीं रेडी करती है, मैं खुद इसे बनाता हूं, इसलिए इसकी ऑथेंटिसिटी गारंटी मैं लेता हूं, राइट? और कोई नहीं लेगा। हां, कभी कभार बाय मिस्टेक, बाय फॉल्ट, कभी कभार वो एक ह्यूमन एरर हो जाता है कई बार, उसके लिए मैं फिर आपको पिन भी करवा देता हूं बाद में, है ना, कि भाई ये मिस्टेक हो गई थी। लेकिन इसके बाद कोई भी गलती नहीं निकलती है और इसलिए ये जो ऑथेंटिसिटी है यही आपको सफलता दिलाएगी। बस आप क्या काम करिए, आप लिमिटेड पढ़िए, मैक्सिमम क्या करिए, रिवीजन करिए, पीवाईक्यूज, घटना चक्र और मॉक टेस्ट, ये 3 सूत्र हैं आपके जीवन के। इसको अगर फॉलो करेंगे डेफिनेटली आप एग्जाम को क्रैक कर लेंगे, राइट? बाकी ये शायद संभवतः आपने उत्तराखंड पीसीएस का फॉर्म फिल किया होगा, आप उसके भी लगे रहिए। अभी बहुत ही जल्द, शीघ्र, अति शीघ्र जो है बीपीएससी 71 का भी नोटिफिकेशन आने वाला, जिसमें ठीक ठाक पोस्टें रहेंगे। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बीपीएससी का फॉर्म फिल करना चाहते हैं, करिएगा, ठीक है? चलिए आइए सीधे हम लोग आज के टॉपिक पर आते हैं और बड़ा मजेदार टॉपिक होगा आज का। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि ये बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही आसान भाषाओं में आपको चीजों को मैं समझा दूं। इसके पीछे का बैकग्राउंड, चीजें, सब कुछ मैं ओवरऑल कराता हूं, राइट? चलिए, तो पंचायती राज मंत्रालय ने 26 मई को नई दिल्ली में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पंचायत उन्नति सूचकांक के दूसरे संस्करण पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय लेखन कार्यशाला का आयोजन किया है। ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम के लिए। अच्छा, पंचायती राज चर्चाओं में है भाई साहब, तो पंचायती राज वाला चैप्टर क्या है आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैंने कई बार आपसे कहा है कि पंचायती राज के चैप्टर को आप लोग रेडी कर लीजिएगा। उसमें जितनी भी समितियां हैं, जैसे बलवंत राय मेहता समिति होगी, एल एम सिंघवी समिति हो गई, GVK राव समिति हो गई, PK थुंगन समिति हो गई, इन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दी थी, इनका कब कब गठन किया गया था, ये सारे पॉइंट्स आपके क्या है, इंपॉर्टेंट है। 73 एंड 74 अमेंडमेंट क्या था, यह भी क्या है आपके एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप पंचायती राज वाला व्यवस्था चैप्टर को पढ़ लेंगे। आज मैं आपको टास्क भी देता हूं, हालांकि कई बार मैंने टास्क दिया है, लेकिन जो भी लोग नए जुड़े हैं मैं आपको पुनः से एक टास्क देता हूं। जिन्होंने टास्क पूरा कर लिया होगा वो क्या करेंगे, रिवीजन कर लेंगे, और जिन्होंने टास्क नहीं पूरा किया होगा वो लोग इसको रेडी कर लेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको बता दूं, आपको 2 कॉपी करंट अफेयर्स की बनानी है। एक कॉपी जहां पर मैं आपको होमवर्क देता हूं, अर्थात मैं टास्क देता हूं आपको पूरा करने के लिए घर के लिए, और दूसरी कॉपी आपको बनानी है पीसीएस की। अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें निबंध और मुख्य परीक्षा के लिए जो है आपके इंपॉर्टेंट फैक्टर डेटा, और लास्ट में जो एक प्रश्न देता हूं आपको लिखने के लिए, वो आप उसको लिखा करनी है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको करनी है। चलिए, तो आज का टास्क क्या है हमारा? आज का टास्क है हमारा पंचायती राज जो आपका चैप्टर है, ठीक है, उस पंचायती राज के चैप्टर को आपको क्या करना है, पंचायती राज के चैप्टर को आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। ठीक है, खासकर बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति आपके एग्जाम के लिए, और 73-74 अमेंडमेंट आपके एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको नहीं स्किप करेंगे। चलिए आगे, जम्मू कश्मीर से पहली चेरी मालगाड़ी जो है जून महीने में मुंबई से जो है चलेगी, कहां से, जो है जम्मू कश्मीर से मुंबई तक के लिए चलेगी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, मालदीव के विदेश मंत्री डॉक्टर अब्दुल्ला खलील मई 2025 में 3 दिन की भारत यात्रा पर आए हुए थे। याद रखिएगा, इनका नाम बेसिकली आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, चलिए, अगर मेरी वॉइस थोड़ी सी लाउडली हो गई होगी या आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, मैं थोड़ा सा स्लो हो जाऊंगा। एक्चुअली में मेरी आदत है नहीं थोड़ा सा स्लो बोलने की ना, एकदम मजे से बोलने की। अरे भाई साहब, खाते पीते रहो, ठीक है, मस्त एकदम बोलो, है ना। चलिए, अपने आप को ना एकदम एनर्जेटिक फील क्या करो, यस बिल्कुल तरोताजा एकदम से। फ्रूट्स खाओ, मोमोज मत खाओ, गोलगप्पे मत खाओ, ना तो जीवन गोलगप्पा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, 26 मई 1999 का दिन भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से में दर्ज है। क्यों? क्योंकि इसी दिन भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर, ये हट गया कीजिएगा, ठीक है, लॉन्च किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मई को गुजरात के दाहोद में लोको मैन्युफैक्चरिंग रेलवे वर्कशॉप का उद्घाटन किया। इसके अलावा रिचर्ड मार्लेस एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया के जो है क्या बने हैं, उप प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो इनका नाम क्या करना है, रिचर्ड मार्लेस का याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री 27 से लेकर 29 मई 2025 तक वाशिंगटन डीसी यानी कि अमेरिका की यात्रा पर थे। इसको भी आपको क्या करना है, याद रखना है। आप जानते होंगे
इसी साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की यात्रा की थी, उसी के रेफरेंस में विदेश सचिव जी वहां पर गए हुए हैं। ठीक है कि भाई आप मोदी जी आए थे, जो बातचीत हुई थी चल रही सही थी कि बस एम ही हो रहा है ना, मामला चेक करने गए एक तरीके से। चलिए, अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक पोस्ट में कहा है कि क्या कहा है इसको मैं बता दे रहा हूं। उन्होंने कहा है कि जो एप्पल है, जो कंपनी है, उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है, आप मैन्युफैक्चर एप्पलिंग जो एप्पल का फोन है वो अमेरिका में ही करोगे, भारत और बाकी देशों में नहीं करोगे, नहीं तो हम ठोप देंगे तुम पे क्या, टैरिफ। टैरिफ आजकल ट्रंप साहब जी टैरिफ बहुत खेल रहे हैं ना, लेकिन किसी दिन ऐसा गच्चे में गिरेंगे कि क्या ही बताया जाएगा। चलिए, ऑपरेशन सफेद सागर है ना, क्या ऑपरेशन सफेद सागर लॉन्च कब हुआ था, 1999 में। ठीक है, चलिए आइए अब आते हैं आज के नंबर 1 टॉपिक, यानी कि पहला टॉपिक, केंद्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना, ठीक है, के तहत युवाओं को दी जाने वाली छात्रवृत्ति में 30% की क्या कर दी गई है, वृद्धि की सिफारिश की गई कि भैया अब इनमें 30% का इजाफा होना चाहिए। क्या कुछ है, आइए इसको देखते हैं। केंद्रीय शिक्षुता परिषद यानी कि सीएसी ने राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना यानी कि एनपीएस और राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना यानी कि एनएटीएस के तहत युवाओं को दी जाने वाली छात्रवृत्ति में 30% वृद्धि की सिफारिश की है। सीधा यही प्रश्न पूछ लेगा कि बताओ ये जो मामला है, दो योजना है, इन दोनों योजनाओं में कुल कितने प्रतिशत तक की वृद्धि करने की बात कही गई है, आप कहेंगे सर जी 30%, बस बात खत्म। चलिए, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में परिषद की 38वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि भैया अब छात्रवृत्ति में इजाफा होना चाहिए। ठीक है, तो अधिसूचना जारी होने के बाद दोनों योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति योजना में 5000 और 9000 से बढ़कर के, यानी कि पहले कितनी थी, 5000 और 9000 थी दोनों योजनाओं में अलग अलग, और अब कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी भैया 6800 रुपए और 12300। तो ये भी फैक्ट पूछ सकता है कि ये जो 30% बढ़ाया गया है तो अब वर्तमान में कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 6800 और 12300 रुपया हो जाएगा। ठीक, ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। अब एक पॉइंट ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, नोट मैंने लिख दिया यहां पे। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना और राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना भारत सरकार की दो अलग अलग लेकिन पूरक योजनाएं हैं, जिनका क्या उद्देश्य है, जिनका उद्देश्य है युवाओं को उद्योग आधारित कौशल प्रशिक्षण देना है, यानी कि इनको स्किल प्रदान करना है ताकि ये आगे जाकर के काम बढ़िया कर सके। ठीक है, तो ये एक इन योजनाओं के बारे में लिखा है, यानी कि एनएपीएस योजना और एनएटीएस योजना, जिसमें अभी 30% तक की वृद्धि की बात कही गई है। याद है क्या पॉइंट, भूलिएगा तो नहीं, चलिए भूल जाइएगा तो बहुत पिटाई होगी। चलिए आगे, अब बताइए आप लोग कि राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना यानी कि एनपीएस और राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण यानी कि एनएटीएस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। नंबर 1, भारत सरकार की दो अलग अलग लेकिन पूरक योजनाएं हैं ये, जिनका उद्देश्य क्या है, युवाओं को उद्योग आधारित यानी कि इंडस्ट्री बेस्ड जो है स्किल प्रदान करना, कि भाई आप जब स्किल होंगे तभी ना काम कर पाएंगे इंडस्ट्री में, या अभी काम कर पाएंगे, ऐसे तो काम नहीं कर पाएंगे। विदाउट स्किल्ड अगर आप कहीं भी काम करने जाएंगे तो कंपनी आपको नहीं लेती है। अगर आप स्किल्ड रहते हैं तो कंपनी आपको लेती है कि भाई हाँ हाँ ठीक है आप काम सीखे हुए हैं। आप बिना काम सीखे जाएंगे तो कंपनी आपको क्यों लेगी, आप पर पैसा क्यों इन्वेस्ट करेगी, सिंपल सी बात है ना। चलिए आगे, केंद्रीय शिक्षुता परिषद ने राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना एनएपीएस और राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना के तहत युवाओं को दिए जाने वाली छात्रवृत्ति में 30% तक का इजाफा किया है। ठीक, तो इजाफा करने पर कितना हो गया था अमाउंट, इजाफा करने पर अमाउंट हो गया था, पहले 5000 था, 5000 से बढ़कर के कितना हो गया, 5000 से बढ़कर के ये हो गया 6800 और ये 9000 से बढ़कर के हो गया 12300 रुपया। ठीक है भाई साहब, चलिए आगे बढ़िए। एक बात ध्यान रखना, एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं होना पाएगा और नहीं होगा, यह गारंटी आपको मुझे देनी है। अगर क्वेश्चन गलत हुआ, आपने कर दिया करंट अफेयर्स का, मैं इतनी मेहनत के साथ बनाता हूं, अगर आपने एक भी प्रश्न गलत कर दिया, मामला भाई साहब बड़ा खतरनाक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। मैं नहीं जानता हूं, मुझसे यह बिल्कुल नहीं कहिएगा एग्जाम के बाद सर आपने कराया था त्रुटिवश ये प्रश्न क्या हो गया, गलत हो गया। मैं ये एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता हूं, मैं आपके मुंह से बस एक ही बात सुनना चाहता हूं कि सर जितना आपने कराया था वो एग्जाम में आया और उसको मैंने ठीक ठीक सही कर लिया। कोई कंफ्यूजन, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, ये शब्द मेरे दिमाग पे या मेरे जहन में नहीं आनी चाहिए आपको लेकर के। ठीक है, मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप एक एक प्रश्न को सही करके आएंगे और जीएस में भी यही होना चाहिए। मैं हर एक पॉइंट में आपको बताता हूं कि अगर ये पोर्शन चर्चाओं में है तो इससे रिलेटेड ये चीज आपको पढ़नी है। पढ़ते हैं
तो आपका सिलेक्शन होगा। टाइम पास करते होंगे, सिलेक्शन नहीं होगा, सीधी सी बात है। पढ़ेंगे तो कुछ होगा। इस समय गला काट कंपटीशन है भाई साहब, ध्यान रखिएगा। अगर आपने अपने को नहीं सुधारा, चैटियाने में दिमाग लगाया, फोनियाने में दिमाग लगाया भाई साहब, कुछ नहीं होगा। सीधी और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात मैं बोलता हूं, आपको बुरी लगे या खराब लगे, सीधी सी बात है, ठीक है। अगर मेरे से पढ़ोगे तो ध्यान रखना, पढ़ना पड़ेगा, मटर गश्ती से काम नहीं चलेगा किसी भी हाल में, 100 की सीधी बात। अपने बाप के पैसे को वेस्ट मत कीजिएगा, सीधी सी बात है। खेती किसानी करिए या जाइए कुछ और काम करिए, बात खत्म, ठीक। चलिए, सी इज द राइट आंसर। या फिर लड़कियां होंगी, घर में जाइए, शादी करिएगा, मौज मस्ती कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मेरे से पढ़ोगे तो एक बात ध्यान रखना, अपने को सिलेक्शन चाहिए, एनी हाउ, डू और डाई, एनी हाउ, बस बात खत्म, ठीक है। कोई इसमें लाख लपेट नहीं। चलिए, उठ जाओ, नींद से जागो, कहा गया कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, ठीक है। तो जागना आपका काम है, सोना आलसी का काम है, ठीक है। चलिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी चर्चाओं में है। क्यों चर्चाओं में भाई साहब, बताइए। चर्चाओं में इसलिए है कि अभी हाल ही में अल्जीरिया न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य देश बन गया है, इसीलिए चर्चाओं में है। तो अब आपको एनडीबी अर्थात न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में पता होना चाहिए। तो न्यू डेवलपमेंट क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक को, जिसे पहले हम लोग क्या कहते हैं, BRICS डेवलपमेंट, यानी कि ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के रूप में भी इसको जाना जाता था। यह एक बहुपक्षीय विकास बैंक है, जिसे ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने मिलकर 2014 में, यानी कि 2014 में इसको स्थापित किया था, ठीक है। आगे, इसका उद्देश्य सदस्य देशों में बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण क्या करना है, प्रदान करना है, ठीक है। तो अब बताओ जरा एक चीज और पॉइंट, तो स्थापना कब होती है? स्थापना इसकी एनडीबी कब होती है? एनडीबी की स्थापना होती है 15 जुलाई 2014 को। कहां पर? फोर्टालेजा, ब्राजील में 6वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान। और ये ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स जो है 5 देशों का संगठन है। बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका, ठीक है भाई साहब। ब्रिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट संगठन है, ध्यान दीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। आगे, संचालन प्रारंभ क्या हुआ? जुलाई 2015 से इसका संचालन हो गया, यानी कि 14 में इसका निर्माण होता है, 15 से काम करना शुरू कर देता है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर बनाया गया? हेडक्वार्टर इसका बनाया गया संघाई यानी कि चीन में। और प्रथम अध्यक्ष इसके कौन थे? प्रथम अध्यक्ष इसके थे केवी कामत, जो कि थे आपके भारत के। भाई साहब, ये सारे डेटा आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनडीबी चर्चाओं में है, तो डेफिनेटली यहां से प्रश्न बनना स्वाभाविक है आपके, ठीक है। एनडीबी का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य इसका है सदस्य देशों में बुनियादी ढांचा, यानी कि जो भी बेसिक आपका जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है और सतत विकास परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण क्या करना, प्रदान करना। भाई साहब, मेरी आवाज तेज होगी तो अपने फोन की आवाज कम कर लीजिएगा, ठीक है। बाद में कहिएगा सर आप बड़ा तेज बोलते हैं। चलिए, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में परियोजनाओं को समर्थन देना और अन्य अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के साथ में क्या करना, सहयोग करना, यह क्या है, एनडीबी का उद्देश्य है, यानी कि मोटो है। आगे, सदस्यता यानी कि स्थापना के समय कौन से सदस्य देश थे? ये देखो, हमने बताया था BRICS, यानी कि क्या हो गया, ये पूरा हो गया आपका ब्रिक्स हो गया, यही देश थे आपके भैया, BRICS ब्रिक्स, ठीक है। तो ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। और टास्क अब आपको मैं देता हूं, अब मुझे बताओ कि अभी ये जो एनडीबी है भैया, एनडीबी में वर्तमान सदस्य देश कुल कौन कौन से हैं? क्वेश्चन मार्क देखो मैंने पहले लगा दिया है, नोट वर्तमान सदस्य देश, यानी कि अब आप मुझे इंटरनेट पे जरा सर्च करके बताओ कि भैया एनडीबी में वर्तमान सदस्य कौन कौन से देश हैं। ये काम आपको अभी जस्ट करना है, यू हैव 1 मिनट टाइम। चलिए फटाफट जल्दी से बताओ, एनडीबी में कुल कितने सदस्य देश हैं? 1 मिनट का समय है, सर्च करके मुझे कमेंट करके जरा बताओ जल्दी से, फटाफट जल्दी से। चलो, गलत बताइए, सही बताइए, लेकिन सर्च करिए और बताइए मुझे फटाफट। चलिए, जो लोग शर्माते हो कमेंट करने पर, वो लोग जो है कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। कई लोग शर्माते हैं, क्या कमेंट करें सर? अरे महाराज, कमेंट कर दीजिएगा तो जो है खून कम नहीं हो जाएगा, है ना, खून बढ़ जाएगा और, ठीक है। चलिए कमेंट करिए, बताइए मुझे क्या होगा एनडीबी में, यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक में अभी फिलहाल कितने जो है सदस्य देश हैं, बताओ। एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक ऐसा डालिएगा। चलो बताओ कितने सदस्य देश हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसको बताएंगे। इतना बढ़िया कंटेंट आपको कराता हूं, उसके बाद भी आप नहीं करिएगा तो क्या कीजिएगा भाई साहब, गुड़गोबर हो जाइएगा। चलिए ठीक है, बता दिया, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताइएगा। चलिए आइए आगे।
एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहां पर है? भारत, चीन, रूस या फिर ब्राजील? तो कहां पर है? चीन यानी कि संघाई में, है ना। बस हो गया 20 द राइट आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई साहब गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है आज। चलिए आगे आते हैं हम लोग और देखते हैं कि आगे कौन सा और पॉइंट है, ठीक है। चलिए लखनऊ में विश्व की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम और सुपर एलॉय सामग्री निर्माण इकाई का उद्घाटन अभी हाल ही में हुआ है। तो ये क्या है? यूपी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यूपी का है तो ध्यान रखिएगा। तो हाल ही में 12 मई 2025 को लखनऊ में विश्व की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम और सुपर एलॉय सामग्री निर्माण इकाई का उद्घाटन किया गया है। कब किया गया भाई साहब? 12 मई को, 12 मई 2025 को। कहां पर? आपके राजधानी पर। राजधानी क्या है? लखनऊ है। लखनऊ नवाबों का शहर है। लखनऊ में अब टेढ़ी पुलिया क्या हो गई है? सीधी पुलिया हो गई है। टेढ़ी पुलिया के आसपास कौन रहता है बताओ मुझे जरा भाई साहब। बढ़िया सा ओवर ब्रिज बन गया है। इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा पे बढ़िया चढ़िए और सीधे उतरिए कहां पर? पॉलिटेक्निक को पार करते हो, यानी अब आपको जाना है महज 12 मिनट के अंदर आप जो है इंजीनियरिंग कॉलेज से आप पहुंच जाएंगे वहां। नहीं तो पहले लगता था 40 मिनट तक भाई साहब। कहीं जगरानी पे लग गया जाम, कहीं कहीं और लग गया, कहीं और लग गया। ठीक है, चलिए इस अत्याधुनिक संयंत्र का संचालन एरो एलॉय टेक्नोलॉजी लिमिटेड द्वारा किया जाता है, जो पीटीसी इंडस्ट्री लिमिटेड की एक क्या है? सहायक कंपनी है ना। चलिए आगे बढ़िए। इस इकाई का उद्घाटन रक्षा मंत्री कौन है आपके? राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन? योगी आदित्यनाथ जी ने संयुक्त रूप से किया, यानी कि इन दो लोगों ने मिलकर के ही इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, यह संयंत्र उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे के लखनऊ नोड में स्थित है और भारत के पहले रणनीतिक सामग्री प्रौद्योगिकी परिषद यानी कि स्ट्रेटेजिक मटेरियल्स टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है ना। चलिए, और उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है भैया एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों के लिए आवश्यक उच्च गुणवत्ता वाली सामग्रियों का स्वदेशी उत्पादन करके भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। भाई साहब आजकल भारत हर एक चीज अपने यहां बनाने की कोशिश कर रहा है और यह बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है, इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती है। चलिए बाकी यहां पर कुछ एक पॉइंट और दे रखे हैं, आप इसको क्या करिएगा? पढ़ लीजिएगा पीडीएफ के माध्यम से। ठीक है, पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में डेली अपडेट कर दिए थे रात के 9 बजे। आप कहेंगे सर कौन से ग्रुप में? आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा डिकोड एग्जाम, वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाती है। ठीक है, पब्लिक ग्रुप बना है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा आप। चलिए, हाल ही में भारत के किस राज्य में विश्व की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम और सुपर एलॉय सामग्री निर्माण इकाई का उद्घाटन किया गया? कहां पर किया गया? यह किया गया भैया आपके ऊपी में। ऊपी मतलब यूपी, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। ठीक, चलिए पंजीकरण विधेयक 2025 भाई साहब ये भी चर्चाओं में है, और चर्चाओं में इसलिए क्योंकि इस पर जो है अभी सरकार ने लोगों से राय मांगी है अपनी, है ना। बताओ क्या आपके सजेशंस हैं इसमें? तो इसी राय को लेकर के ही ये जो पंजीकरण विधेयक है ये क्या है? चर्चाओं में। आप जानते होंगे कि दरअसल जो पंजीकरण विधेयक है ये अपने पुराने अस्तित्व को खो चुका है एक तरीके से। अभी समय बदल चुका है, तो बहुत सारी चीजें, नई नई टेक्नोलॉजी, डिजिटलाइजेशन, बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसमें संशोधन करना जरूरी था। तो भूमि संसाधन विभाग ने पंजीकरण विधेयक 2025 के मसौदे पर जनता से 30 दिनों के भीतर सुझाव आमंत्रित किया कि भैया आपके अपने क्या सुझाव बताओ मुझे, है ना। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह विधेयक आधुनिक, ऑनलाइन, कागज रहित और नागरिक केंद्रित पंजीकरण प्रणाली के साथ श्रेणीबद्ध है अपने आप में, है ना। समय के साथ आप जानते हो कि सार्वजनिक और निजी लेन देन में पंजीकृत दस्तावेजों की भूमिका काफी बढ़ गई है, जो अक्सर वित्तीय, प्रशासनिक और कानूनी निर्णय लेने का आधार बनते हैं, है ना। चलिए आगे कुछ एक पॉइंट और लिखे हैं। एक पॉइंट ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि यह विधेयक जो है 1908 के औपनिवेशिक युग के पंजीकरण अधिनियम को प्रतिस्थापित करने के लिए लाया गया है। ठीक है, और आप जानते होंगे इस समय वर्तमान में डिजिटल सब कुछ हो रहा है ना। तो डिजिटल युग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ये सब चीजें इसमें की जा रही हैं। ठीक है, नए विधेयक का उद्देश्य क्या है? संपत्ति पंजीकरण को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना और न्यायिक यानी कि प्रशासनिक एवं वित्तीय प्रक्रियाओं में क्या करना है? सुधार करना है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, और इनको आपको क्या करना है? याद करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप बताओ इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप पढ़ो और इसका उत्तर मुझे बताओ क्या होगा। इसमें 3 कथन दिए गए ना, 1 कथन, 2 कथन और 3 कथन। बताओ क्या होगा इसमें से?
जल्दी से कमेंट करो भाई साहब, तीनों को पढ़ो और मुझे बताओ इसका उत्तर क्या होगा। बताइए क्या होगा इसका उत्तर, जल्दी बताओ भैया क्या होगा इसका उत्तर। इसका उत्तर होगा, इसमें जो 3 कथन दिए हैं, 3 के तीनों कथन क्या है, सही, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों, यानी कि सी इज द राइट आंसर। बस बात खत्म, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। केरल के तटीय इलाके में कंटेनर जहाज के पलटने पर आपातकालीन घोषणा कर दी गई है, यानी कि तेल रिसाव की घटना जो है वहां पर हुई है। लाइबेरियाई जो जहाज है उसमें से जो है तेल का रिसाव हो रहा है। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो आपका तेल रिसाव की जो घटना होती है, ठीक है, ऑयल स्पिल की, ये बड़ी चर्चाओं में रहती है। यहां पर मुख्य परीक्षा में आपके खूब सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तेल रिसाव क्या होता है, तेल रिसाव को दूर करने के कौन कौन से उपाय होते हैं, और उन उपाय में एक तरीका होता है बायो रेमेडिएशन का, जो कि आपके एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपसे मैं अपेक्षा करता हूं कि आज आप लोग टास्क नंबर 2 में क्या करिएगा। आप लोग टास्क नंबर 2 में नोट करिए क्या करना है आपको। टास्क 2 आज का टास्क नंबर 2 आपको पढ़ना है कि ये तेल रिसाव क्या होता है। तेल रिसाव की जो घटना होती है वो क्या होती है, तेल रिसाव क्या है, ठीक है, और इसके दूर करने के उपाय, ठीक है, दूर करने के उपाय, मतलब तेल रिसाव जो प्रदूषण होता है दूर करने के उपाय, ठीक है, ये क्या क्या होते हैं ये आपको तैयार करना है। जितने तरीके इसके होते हैं, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और अभी क्या हुआ है कि लाइबेरियाई जहाज से तेल का रिसाव हो रहा है, और इस तेल में जो मौजूद एक कंटेंट है, क्या उसको बोलेंगे, कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड जैसे खतरनाक जो केमिकल हैं वो जल में क्या हो रहे हैं, घुल रहे हैं। और ये जो कैल्शियम कार्बाइड है भाई साहब, ये कैल्शियम कार्बाइड अब क्या है, आपके पूरे सी इकोसिस्टम के लिए बड़ा खतरनाक है, और ये अपने आप में क्या करेगा, ये दिक्कत पैदा करेगा। और यही कैल्शियम कार्बाइड, ये कैल्शियम कार्बाइड जो सी वाटर है, क्या जो सी वाटर है, इस सी वाटर से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा और एक गैस बनाएगा खतरनाक, जिसको क्या बोलेंगे, एसिटिलीन बनाएगा। यानी कि कैल्शियम कार्बाइड सी वाटर यानी कि समुद्री जल से रिएक्शन करेगा, रिएक्शन के फलस्वरूप बनाएगा एसिटिलीन, और एसिटिलीन गैस क्या है, बड़ी खतरनाक होती है। एसिटिलीन गैस के बारे में मैं आपको बताऊं तो मुझे लगता है कि आप चुल्लू भर पानी में क्या रहेंगे, होंगे जाएंगे, समझ गए आप लोग क्या हो जाएंगे, ठीक है। तो एसिटिलीन का उपयोग कहां कहां पर होता है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप एसिटिलीन गैस के बारे में जानते होंगे। बायो में न जाने कितनी बार एसिटिलीन और एथिलीन पर क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका उपयोग जानते होंगे, ठीक है। चलिए, और कितनी खतरनाक गैस है आप यह भी जानते होंगे, राइट। तो यानी कि ये जो तेल का रिसाव हो रहा है, इस तेल के रिसाव से कैल्शियम कार्बाइड निकलेगा। कैल्शियम कार्बाइड सी वाटर यानी कि समुद्री जल से रिएक्शन करेगा और बनाएगा एसिटिलीन, जो है अपने आप में क्या है, खतरनाक गैस, ठीक है। और इसके अलावा तेल रिसाव होने से जो वहां का इकोसिस्टम होगा सी का, वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि उससे कई सारे टॉक्सिक सब्सटेंस का सिक्रेशन होगा, और नीचे रहने वाले जो जीव जंतु होंगे, जो आपके क्या होंगे, जो अंदर आपके फाइटोप्लैंक्टन होंगे, जू प्लैंक्टन होंगे, वो क्या हो जाएंगे, किल होना यानी कि मरना शुरू हो जाएंगे, और अपने आप में बड़े इकोसिस्टम को हानि पहुंचेगी, है ना। तो ये सारे बिंदु क्या करने हैं, आपको याद करने हैं, ठीक है। चलिए, क्या है तेल रिसाव, यानी कि ऑयल स्पिल क्या होता है, यह एक प्रकार की पर्यावरणीय आपदा है, जिसमें तेल यानी कि विशेषकर पेट्रोलियम पदार्थ है समुद्र, नदी, झील या अन्य जल स्रोतों में दुर्घटनावश यानी किसी भी एक्सीडेंटल प्रॉब्लम या लापरवाही से फैल जाता है। यह आमतौर पर तेल टैंकर, पाइपलाइनों, समुद्री ड्रिलिंग या जहाजों से होता है। आप जानते होंगे, अक्सर आप लोग जो है ऑयल स्पिल घटनाओं को सुनते हो, समझते होंगे, राइट। चलिए, प्रभाव क्या होगा भैया, प्रभाव पर्यावरण पर होगा, यानी कि जो भी समुद्री जीव जंतु होंगे उनकी मृत्यु हो जाएगी, चाहे वो मछलियां हो, चाहे कोई अन्य जीव जंतु, सब एक्सपायर हो जाएंगे। प्रवाल भित्ति यानी कि कोरल रीफ्स और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को क्या हो जाएगी, क्षति हो जाएगी। अब यहां पर एक पॉइंट आ गया, क्या, कोरल रीफ, क्या, कोरल रीफ, प्रवाल भित्तियां, ये क्या होता है, कोरल रीफ क्या होती है भाई बताओ, कोरल रीफ क्या होती है, कोरल रीफ, प्रवाल भित्तियां क्या होती हैं। बहुत बार आपके एग्जाम में प्रवाल भित्तियों पर प्रश्न पूछा गया है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको तैयार करेंगे। और मुझे जरा बताओ आप लोग कि प्रवाल भित्तियां क्या होती हैं, बताओ, तुरंत सर्च करो। अगर करंट अफेयर पढ़ते समय इसी तरीके से चीजों को आप सर्च करते हुए चलेंगे, दावा मैं करता हूं कि आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। बताओ मुझे प्रवाल भित्तियां क्या होती हैं, ठीक है। तो ये इसको क्या होगा, नुकसान पहुंचेगा। अब प्रवाल भित्ति आपने नोट्स में क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा। और ये टास्क 3 में आप इसको लिख सकते हैं, कोरल रीफ को, टास्क 3, ये आप इसको तैयार करना है, इसको टास्क नंबर 3,
3 टॉपिक आज आपको होमवर्क में मैं दे रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे, बाकी मछुआरों की आजीविका भी प्रभावित होती है भैया, सिंपल सी बात है। जब वहां पर जीव जंतु और बाकी चीजें नहीं रहेंगी तो सिंपल सी बात है मछुआरों की आजीविका प्रभावित होगी। तटीय पर्यटन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, सिंपल सी बात है। अगर समुद्र में तेल बिखर गया है तो पूरा सी वाटर बड़ा गंदा सा दिखेगा, उसके ऊपर ऑयल तैरेगा, है ना, तो दिक्कत करेगा अपने यहां पे। तो पर्यटन यानी कि टूरिज्म को भी नुकसान पहुंचता है, जो तटीय इलाके होते हैं ना। याद रखिएगा, जल प्रदूषण होगा, पीने के पानी के स्रोत भी प्रदूषित हो सकते हैं, सिंपल सी बात है। और जैविक ऑक्सीजन डिमांड यानी कि बीओडी बढ़ने से जलीय जीवन क्या हो जाएगा, खतरे में हो जाएगा। बीओडी क्या बोलते हैं इसको, कई जगह बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी इसको बोलते हैं। ये क्या होता है, ये 4 से 5 दिनों के भीतर इसकी गणना की जाती है, आप जानते होंगे। मुझे नहीं लगता कि मैं आपको बीओडी और डीओ के बारे में बताऊं। डीओ यानी कि डिसॉल्व ऑक्सीजन और बीओडी यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी वाटर बॉडी में अगर किसी भी वाटर बॉडी में अगर बीओडी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बीओडी अगर बढ़ रहा है दैट मींस कि क्या होगा, वो जल क्या है, प्रदूषित है। बीओडी कम होगा इसका मतलब वहां पे प्रदूषण नहीं है। बीओडी की मात्रा बढ़ने का संकेत क्या है, लगभग अगर 6 to 7 अगर बीओडी है किसी भी वाटर बॉडी में तो कहा जाता है कि वाटर बॉडी बहुत पोल्यूटेड है आपके, है ना। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और बीओडी क्या होता है इसकी डिफिनेशन आप लोग खुद से पढ़िएगा, है ना। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यार, या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इसको कहते हैं ना, ठीक है। यानी कि जीव जंतुओं के द्वारा कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा, है ना। तो ध्यान रखिएगा, यही होता है बीओडी, ठीक है। चलिए अब आप पॉइंट देखो भाई साहब, यह भी पूछता है बीओडी डीओ, प्लीज नोट कर लेना इसको, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, ऐवी तैवी मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। अब देखो, अगर मैं खाली आपको इतना पढ़ा के छोड़ देता भाई साहब कि घटना कैसे हुई है, और अगर ये सारे में पॉइंट आपको नहीं कराता, ठीक है, कि भाई ये आपका डीओ क्या होता है ये नहीं बताता मैं आपको, कोरल रीफ नहीं बताता मैं आपको, ठीक है। इसके अलावा तेल रिसाव की सफाई के बायोरेमेडिएशन, बूम स्कीमर तकनीकी, रासायनिक विघटन, ये सब तरीके नहीं बताता तो आप क्या करते, और क्वेश्चन को नहीं रेडी कर पाते। तो इतना डिटेल्स में अगर मैं आपको करा रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप हर एक पॉइंट को बड़े शिद्दत के साथ पढ़ते होंगे। प्लीज मेरी मेहनत को जाया आप लोग प्लीज मत क्या करिए। और एक बात और, प्लीज वीडियो को शेयर कर दिया करिए, है ना, ताकि किसी को और कोई फायदा मिल जाए। चलिए, इतना डिटेल्स करने फेस कोई नहीं कराता है। आप करेंगे सर अपनी तारीफ काहे करते रहते हो, इतना क्या करूं भाई साहब, आप लोग तो करते नहीं हो तो अपने को करनी पड़ती है। चलिए, तेल रिसाव यानी कि जो ऑयल स्पिल होता है उसको दूर करने के कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन से तरीके हैं, कि माना कि ये समुद्र है, वाटर बॉडी है, और वाटर बॉडी में क्या हुआ है, इस पूरे वाटर बॉडी में क्या हो गया भाई साहब, आपके ऑयल पूरा क्या हो गया, बिखर गया ऐसे करके, ठीक है। अब बिखर गया है तो इसमें जो भी जीव जंतु होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो एक्सपायर हो जाएंगे, मरने लगेंगे, है ना। बीओडी इसकी क्या हो जाएगी, बीओडी इसकी बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा, वाटर पोल्यूटेड हो जाएगा। तो अब क्या होगा, इस तेल को हटाने के लिए क्या काम करेंगे, एक तरीका है बायो रेमेडिएशन का, यानी कि तेल खाने वाले सूक्ष्म जीवों का उपयोग, यानी कि इसमें हम ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डाल देंगे। तो माना कि हमने एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहां पर डाल दिया, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल दिया, सूक्ष्म जीव जिसको बोलेंगे, ये सब डाल दिया। अभी क्या करेंगे, ये भाई साहब तेल पी जाएंगे, खा जाएंगे भाई साहब, बताइए, ठीक है। ये सूक्ष्म जीव क्या करेंगे, तेल को पी लेंगे या खा लेंगे, यानी कि तेल को पसंद करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि सूक्ष्मजीव को इनमें डाला जाएगा, और ये क्या काम करेंगे, इसको खा लेंगे। तो खा लेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे ये जो आपका क्या कहते हैं, ये जो था या ना आपका ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बस देखो गायब हो गया, देखो गायब हो गया, बस साफ हो गया पानी बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो ये होगा तरीका आपका, है नहीं। चलो आगे, और क्या है भाई साहब, और है आपके सामने क्या, और देखो, अब माना कि अभी भी तेल बिखरा हुआ है, ठीक है, अब इसको हम हटा देते हैं ना, इसको हम हटा देते हैं, ठीक। ये एक तो तरीका तो ये हो गया। दूसरा क्या तरीका क्या है इसका, अभी इसमें फिर से पानी भर दो, पानी भरो भाई साहब समुद्र में, अरे भर जा, क्या हो गया भाई साहब, पानी भर गया इसमें, ठीक। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है बूम और स्किमर से तेल को घेर कर हटाना, यानी कि एक ऐसी टेक्निक है, इसमें क्या किया जाता है, एक ऐसा चीज होता है, टेक्निक होती है, इसमें तेल घिर जाएगा आपस में, ठीक है। ये इकट्ठा हो जाएगा, सारा तेल क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, और सारा तेल इकट्ठा हो जाएगा, यानी जो बिखरा हुआ तेल था यहां से सब एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, और फिर वहां से इसको हटा दिया जाएगा। ये बूम और स्किमर मतलब हटाना होता है ना, घेरना होता है किसी वाटर बॉडी को। तो बस, तो जब स्किमर का प्रयोग किया जाएगा तो क्या होगा, ये आराम से क्या हो जाएगा, सारा हट जाएगा, समुद्र हो गया क्लीन, बढ़िया मस्त एकदम से। और बाकी क्या तरीका है, रासायनिक विघटन, यानी कि ये आपका रासायनिक विघटन के माध्यम से भी जो है इस सी वाटर को
सही किया था, यानी कि जो ऑयल स्पिल की घटना होती है इसको दूर किया जाता है। तो थोड़ा मोटा मोटा समझ गए होंगे, बाकी डिटेल्स में आप इसको पढ़ लीजिएगा। और ये सब आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से आपके खासकर बड़ा इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। मेंस के लिए, प्री के लिए तो हाई इंपॉर्टेंट, लेकिन मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से भी क्या है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखो कितना बढ़िया आपका रेडी हो रहा है मैटर, है नहीं। चलो अब बताओ कि हाल ही में किस राज्य के तट पर तेल रिसाव की घटना से वहां आपातकाल की घोषणा की गई है? तो वो आपका है केरल, है ना। डी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए। करतार सिंह सराभा भाई साहब अभी चर्चाओं में रहे हैं, और करतार सिंह सराभा बड़े अच्छे व्यक्ति थे अपने आप में। व्यक्ति क्या थे? लड़के मान लीजिए आप। आपकी उम्र मुझे लगता है महज मिनिमम, अगर आप वीडियो में देख रहे होंगे तो मिनिमम आप लोग की उम्र 22 से नीचे तो नहीं होगी, जो मुझे लगता है। किसी किसी की 19, 20, 21 होगी, बाकी सभी की उम्र 22-23 साल से ऊपर की होगी, राइट। लेकिन करतार सिंह सराभा को मात्र महज 19 साल की उम्र में इनको फांसी दे दी गई, और यह व्यक्ति, यह लड़का जो है अपने आप में, करतार सिंह सराभा जी, हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। लाहौर षड्यंत्र केंद्र का मामला आप जानते होंगे, उन्हीं के तहत इनको जो है, इन पर जो है मुकदमा चलाया गया था। लाहौर षड्यंत्र केस कई मामलों में प्रसिद्ध है अपने आप में, आप जानते होंगे। आप जानते होंगे कि आई थिंक 1928 में आप जानते होंगे कि जो है एक घटना घटित हुई थी, सैंडर्स की हत्या, है ना। उसमें आप जानते होंगे आपके भगत सिंह और 2 अन्य शामिल थे उसमें, है ना। और उसके बाद जो है 29 में क्या हुआ था, जो नेशनल असेंबली है, उस नेशनल असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने क्या किया था, वहां पर बम फेंका था। बम फेंकने का इतना ही रीजन था कि भाई साहब जो गूंगी बहरी जो ब्रिटिश सरकार है वो जागे और मामला बढ़िया से करे और देश के प्रगति में अपना योगदान दे, यानी कि देश को छोड़ के जाए एक तरीके से। ठीक है, कई मामला था। आप जानते होंगे कि लाला लाजपत राय की जो है जब हत्या कर दी गई थी, तो इसी हत्या के विरोध में ही जो है उनकी सैंडर्स की हत्या की गई थी। ठीक है, जानते हैं ना लाला लाजपत राय क्यों लाठीचार्ज किया गया था उनके ऊपर। तो ये 2 केस और HSRA, क्या HSRA, ध्यान सुनना इस पूरी कहानी को। HSRA, देखो 3 घटनाएं घटित हैं, ध्यान से सुनना एक बात मेरी, बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, एक घटना HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, पता है ना इसके बारे में? इसके बारे में आपको पढ़ना है अच्छे से डिटेल्स में। एक बात तो ये, इसके बारे में आपको पढ़ना है डिटेल्स में, ये आपका टास्क है। ठीक है, अभी इसकी कहानी थोड़ा सा इसका थीम समझिए आप लोग। तो एक घटना होती है HSRA, यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ये क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाने वाली एक संस्था थी। इस संस्था में कौन कौन थे, इस संस्था की स्थापना किसने की थी, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप इसको तैयार करेंगे। ठीक है, तो HSRA की, यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की बढ़ती हुई क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए, और दूसरा 1928 में क्या हुआ, सैंडर्स की हत्या कर दी गई। आप जानते होंगे सैंडर्स की क्या कर दी गई, सैंडर्स की हत्या कर दी गई। ठीक, और इसके अलावा थर्ड नंबर पे 1929 में ये ईयर सही है ना, सैंडर्स की हत्या 1928 में ही हुई थी ना, हाँ आई थिंक यही हुई थी शायद। ठीक है, एक बार तो क्लियर कर लीजिएगा। फिर 1929 में नेशनल असेंबली, इसको ध्यान समझना आप लोग, है ना। नेशनल असेंबली में क्या हुआ कि बम जो है डाला गया। ठीक है, तो अब ये तीनों घटनाएं, इन तीनों घटनाओं को जो है कॉमन करके क्या बनाया गया, लाहौर षड्यंत्र केस बनाया गया। लाहौर षड्यंत्र केस। ठीक है, और इसी के तहत जो है करतार सिंह सराभा पर जो है फांसी की सजा सुनाई गई थी। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको याद हो गया होगा। ये एक पृष्ठभूमि मैंने आपको बता दी है, और ये तीनों घटनाएं यानी कि HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के बारे में आपको पढ़ना है। ये मैं टच देता हूं। सैंडर्स की हत्या 1928 में होती है, और 1929 में नेशनल असेंबली में बम फोड़ा गया था, किसके द्वारा, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा, सर, है ना। चलिए, तो ये सारे पॉइंट क्या आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, और इनको आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से रेडी करते हुए चलना है। ये सारी चीजें भाई साहब आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। प्लीज आप लोग क्या करिएगा, इसको किसी भी तरीके से इसको साइड में मत करिएगा, है ना। पहले कि आप लोग साइड में कर दें। चलिए देखिए, एक पॉइंट आपके लिए और मैं बताता हूं। ठीक है, हाँ, सेंट्रल असेंबली में जो बम फोड़ा गया था वो 8 अप्रैल की घटना थी। इसको एग्जैक्टली आप याद भी कर लीजिए, 8 अप्रैल को, है ना, 8 अप्रैल 1929 को। और आपकी जो ये घटना हुई थी कौन सी वाली, ये आपकी ये देखो, मैं बता ही देता हूं ना कौन सी,
ये घटना हुई थी आपकी सैंडर्स की हत्या 17 दिसंबर 1928, ये 17 दिसंबर कर लीजिए यहां पर 17 दिसंबर, ठीक है। तो ये सारी बातें यहां पर हुई थी, आप जानते होंगे। और इसी के फलस्वरूप जो है क्या हुआ था, भगत सिंह को फिर 1931 में, कब होता, हाँ 23 मार्च फिर 1931 को जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई थी 23 मार्च 1931 को। क्या 23 मार्च 1931, 23 मार्च है ना, मार्च 1931, ठीक है। तो ये भी डेट आपको याद रखनी। ये सारी घटनाएं आपके एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। तो ये सब चीजें आप लोग अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यही सारी बातें अब करतार सिंह सराभा चर्चाओं में थे, तो मैंने पृष्ठभूमि में मैंने आपको कई सारी जानकारी आपको दे दी। अब 24 मई को करतार सिंह सराभा की जयंती मनाई जाती है, इसीलिए करतार सिंह सराभा जी क्या है, चर्चाओं में हैं, ठीक है। परिवार इनका जाट सिख समुदाय से, पिता मंगल सिंह का निधन उनके बचपन में ही हो गया था। पालन पोषण दादा बदन सिंह ने किया था इनका। शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा इनकी लुधियाना में हुई थी और उच्च शिक्षा के लिए वो जो है बेसिकली क्या हुआ, उच्च शिक्षा के लिए 1912 में अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले चले गए। और सराभा ने गदर पार्टी के उर्दू संस्करण के संपादन, गुरुमुखी में अनुवाद और मुद्रण कार्य में सक्रिय योगदान दिया था, ठीक है। गदर पार्टी के बारे में खूब सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप जो है आज गदर पार्टी के बारे में भी पढ़ लेंगे, इसके बारे में जानकारी आप ले लेंगे। क्रांतिकारी योजनाओं की अगर बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध यानी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, ठीक है, उसके दौरान ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई, जिसमें सराभा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इसके अलावा 1915 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार किया और लाहौर षड्यंत्र केस में मुकदमा चलाया। तो अब लाहौर षड्यंत्र केस आप समझ गए होंगे कि HSRI की बढ़ती हुई घटनाओं, ठीक है। इसके अलावा 1928 में सैंडर्स की हत्या, 1929 में जो है नेशनल असेंबली में बम फेंकना, इन तीनों घटनाओं को मिलाते हुए लाहौर षड्यंत्र केस बनाया गया, जिसमें जो है इसी के तहत जो है राजगुरु और भगत सिंह और सुखदेव को फांसी की सजा हुई थी। और इसी के अंतर्गत जो है अन्य कई लोगों को भी सजा दी गई थी, जिसमें से आपके जो है ये भी शामिल थे, करतार सिंह सराभा भी थे, ठीक है। 16 नवंबर 1915 को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। उस समय जो है उनकी आयु मात्र 19 वर्ष की थी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। इसके पहले भी ये लाहौर षड्यंत्र हो चुका था एक तरीके से, पृष्ठभूमि इसकी बहुत पुरानी थी अपने आप पे। मैंने आगे घटना को बता दी, 1928 की बता दी, लेकिन उसके पहले ही एक तरीके से ये अपने आप में क्या था, ये हो गई थी, उनको फांसी सजा दे दी गई थी, ठीक है। चलिए, मतलब लाहौर षड्यंत्र कई मामलों में अलग अलग घटनाओं से मिला जुला हुआ है, ठीक है। चलिए, करतार सिंह सराभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। नंबर 1, 24 अप्रैल को करतार सिंह सराभा की जयंती मनाई जाती है, ठीक है। आगे 16 नवंबर 1915 को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई, उनकी उम्र मात्र 19 वर्ष की थी। क्या होगा बताओ, अब देखो कब फांसी दी गई इनको भैया, देखो 16 नवंबर होगा ना, ये 16 नवंबर को, और यहां पे क्या लिखा है 24 अप्रैल को, बस ये हो गया रॉन्ग आपका, है ना। चलिए, तो ए इज द राइट आंसर, यानी कि सही नहीं है। कौन सा है, ये वाला सही नहीं है, बस केवल एक कथन हो जाएगा सही आपका, ठीक है। चलिए, देश में सबसे ज्यादा कर्जदार राज्य कौन से भाई साहब। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि आरबीआई ने एक आंकड़ा जो है जारी किया था, और उस आंकड़े को जारी करते समय जो है कई सारी बातें आई थी, और उसमें कहा गया कुछ जो है राज्य ऐसे हैं जो क्या है, बहुत ज्यादा कर्ज में है, डूबे हुए हैं। तो फरवरी 2025 में जो डेटा आया उसके अनुसार 2024 तक क्या, 2024 तक राज्यों का 83.8 लाख करोड़ रुपए क्या है, रुपया हो गया कर्ज के रूप में, या 74% वृद्धि को दर्शाता है अपने आप पे, ठीक है। यानी कि कुछ राज्य ऐसे हैं जिनका जो है 83 लाख करोड़ रुपए क्या है, कर्ज के रूप में है, ठीक। इनमें सबसे अधिक योगदान किसका है, तमिलनाडु, फिर उत्तर प्रदेश और फिर महाराष्ट्र का है। और कर्ज के मामले में अगर हम शीर्ष 5 देशों की बात करें, जो कि आपके एग्जाम के लिए क्या हो जाता है इंपॉर्टेंट, तो कर्ज के मामले में शीर्ष जो राज्य है वो है नंबर 1 पर आपका तमिलनाडु, नंबर 2 पर क्या है महाराष्ट्र, नंबर 3 पे नंबर 1 पर तमिलनाडु, 2 पर उत्तर प्रदेश, 3 पर महाराष्ट्र, 4 पे पश्चिम बंगाल और 5 पे है कि आपका कर्नाटका, जो कि आप यहां पर इमेज के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि क्या क्या कैसे कैसे है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, इसको मैं जूम कर देता हूं। आरबीआई और केंद्र सरकार की ओर से लोकसभा में दिया गया यह आंकड़ा है 2024-25 तक, यानी कि ये स्टेट है, ये रैंक दे रखी है और बकाया रहे करोड़ रुपए में, यानी कि इतने इतने जो है कंट्री जो है इनका क्या, स्टेट जो है इनका इतना रुपया क्या है कर्ज के रूप में है। बताओ, ये देखो, ये सब करोड़ में है। इसको मैं जूम करके आपको दिखाता हूं, ठीक है, कि कितना कर्ज जो है इन अलग अलग स्टेट के ऊपर बकाया है भाई साहब, ठीक है। ये आंकड़ा आप लोग थोड़ा पढ़िएगा,
ठीक है, ये आंकड़ा आप देखिए, ये पूरा जूम हो गया, हो गया, देखो ये डेटा आपके सामने। अब देखो ए भाई साहब, ये देखो, ठीक। अब इस आंकड़े को देखिए, ये आंकड़ा क्या है, कर्ज वाला, यानी कि कर्ज के मामले में तमिलनाडु का इतना लाख करोड़ रुपया जो है बकाया है, उत्तर प्रदेश का, फिर महाराष्ट्र का, यानी कि ये क्या हो जाए, रैंक 1 2 3 4 5, ये रैंक आप ऐसे डिवाइड कर लीजिएगा। नंबर 1 पर तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल। गुजरात में भी कर्जदार है भाई साहब, ठीक है, ये हर स्टेट क्या है, कर्जदार हैं अपने आप में, कर्ज बहुत है इनके ऊपर, है ना। तो ये सब, बिहार भाई साहब बहुत कम कर्जे में है, ठीक है, बिहार कम कर्जे में है, ठीक है। बिहार को लोग कहते हैं बड़ा खराब स्टेट, लेकिन देखो बिहार में बड़ा कम अमाउंट है ना। चलो, ये एक डेटा आप लोग क्या करिएगा, इसको आप जो है अपने कॉपी में बना सकते हैं, इसको ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये सारे पॉइंट आपको याद रखने अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए आगे, तो हाल ही में फरवरी 2025 में आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कर्ज के मामले में शीर्ष राज्य कौन सा है? बस कितना आसान है भाई साहब, बताओ कौन सा है, बताओ फटाफट जल्दी से, कौन सा राज्य शीर्ष पर है बताओ। अरे महाराज तमिलनाडु होगा ना, बस ए इज द राइट आंसर, क्या दिक्कत लेना है, ठीक है, ये हो गया। नौसेना नाविका सागर परिक्रमा सेकंड, ये अभी पूरा हो गया। इसके बारे में जब इसकी शुरुआत हुई तो मैंने आपको करंट अफेयर्स कराया था इसका, अभी ये क्या हो गया, पूरा हो गया। इसमें महिलाएं भाग लेती हैं, आप जानते होंगे, ठीक है। तो नौसेना नाविका सागर परिक्रमा सेकंड के विजयी दल का स्वागत करने के लिए भारतीय नौसेना पूरी तरह से तैयार है, मतलब ये तो हो चुका है। और दल ने नौसेना के नौकायन पोत तारणी पर सवार होकर दुनिया की क्या की है, परिक्रमा सफलतापूर्वक कर ली है अपने आप में, समुद्र के रास्ते एक तरीके से। यह अभियान भारत के समुद्री प्रयासों का प्रतीक है, जो वैश्विक समुद्री गतिविधियों में देश की उत्कृष्टता और नारी शक्ति के प्रति नौसेना की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह साहसी दल असीम समुद्र के आदर्श वाक्य को भी दर्शाता है अपने आप में, राइट। तो यह बड़ी बात है कि जैसे समुद्र की सैर की जाती है ना। चलिए, आप जानते होंगे कि नौसेना नाविका सागर परिक्रमा सेकंड भारतीय नौसेना द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण समुद्री अभियान है, जिसमें केवल महिला नौसैनिक जो है अधिकारी भाग लेती हैं। इसमें मुख्य विशेषताओं की अगर बात करते हैं इसकी, तो यह अभियान पूरी तरह से स्वदेशी नौका पर किया जाता है। इसका उद्देश्य नारी शक्ति को बढ़ावा देना है। यह अभियान समुद्र की कठिन परिस्थितियों में आत्मनिर्भरता और साहस का प्रदर्शन करता है अपने आप में, ठीक है। तो महिला दल इसमें शामिल लेती हैं। और जो पहला आपका जो वो हुआ था, परिक्रमा हुई थी, पहली नाविका सागर परिक्रमा 2017-18 में की गई थी, जिसे INSV तारणी नौका से किया गया था, और इसमें 6 महिला अधिकारी जो है शामिल थी, ठीक है। यह अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों के समर्थन में भी किया जाता है। आप जानते होंगे बच्चों को मां के घर में मार दिया जाता है, गलत तरीका है। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर हम जिंदा हैं, अगर हम कुछ कर रहे हैं आपके सामने, हमारा जन्म और हम सब कुछ जो कुछ भी हैं, हम सब आप महिलाओं से हैं, ठीक है, आपसे हैं, महिलाएं हमसे नहीं है भाई साहब। जन्मात्री जो है एक स्त्री ही होती है, इसलिए उस स्त्री का सम्मान हमेशा करना चाहिए। और कहा भी गया कि जिस घर में स्त्री की पूजा होती है वो घर स्वर्ग होता है, स्वर्ग से भी अच्छा होता है। यत्र नारस्थ पूजते रमन्ते तत्र देवता, है ना। तो कभी हम बचपन में एक जो है स्त्री को कन्या मानकर हम उसकी देवी मान के उसकी पूजा करते हैं। बड़ी जब हो जाती है बेटियां तो अपनी बहन मान के उसको हम जो है उसका आदर और सम्मान करते हैं, है ना, अपना मान्य समझते हैं, है ना। अपनी जब बेटियों की शादी बहनों की तो क्या होते हैं, मान, पिता मान्य समझता है, भाई मान्य समझते हैं ना। तो ये एक बड़ी सम्मान की बात होती है। जब वो स्त्री मां बनती है तो मां के रूप में बड़ी पूजा होती है, ठीक है। तो ये अलग अलग जो इसकी फेज है स्त्री के, हर स्टेज में स्त्री क्या है, सम्माननीय है, पूजनीय है, और हमें उसके अधिकारों का, उसके खुशियों का ख्याल रखना चाहिए। किसी भी स्त्री की आंखों में अगर एक भी कभी आंसू आते हैं तो ये दरअसल हमारे मनुष्य होने पर धिक्कार है ना। ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा, इसलिए स्त्री का सम्मान हमेशा करना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नौसेना नाविका सागर परिक्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि सेकंड आपसे पूछा है कौन सा सही नहीं है। तो अब मुझे जरा बताओ इसमें से कि कौन सा सही नहीं है। अब आपकी तरफ बुद्धि को मैं चेक करता हूं कि कितना धैर्यतापूर्वक आपने थ्योरी को पढ़ा था और आप उसका उत्तर दे पाते हैं। बताइए जल्दी से, देखते हैं आपका कितना दिमाग है। सही से बताइए क्या होगा इसका उत्तर, सही से गिव मी योर आंसर प्लीज, जल्दी से फटाफट बताओ कौन सा उत्तर होगा। देखते हैं। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, क्या पूछा है, सही नहीं है भाई साहब, ठीक है, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है। अब बताओ मुझे क्या होगा, क्योंकि यहीं पर गलती कर देते हैं आप लोग। अब बताओ मुझे क्या होगा इसका उत्तर, भैया जी लोग और बहनी जी लोग बताओ। अरे बाबू यही तो गलत है ना भाई। पहली नाविका सागर परिक्रमा
2015 में थोड़ी नहीं की गई थी, 17-18 में की गई थी, बस हो गया गलत, ये वाला यही रॉन्ग है आपका। बी इज द राइट आंसर, बस केवल 2। ठीक है, देखो बी है कि नहीं है, देखो बी है ना, बस हो गया। अब बताओ देश में यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? केरल, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड? बताओ इसका उत्तर क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा पीसीएस का बैच चल रहा है जिसमें यूपीसीएस फाउंडेशन कोर्स है, यहां पर आपको प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू की तैयारी कराई जाती है। इसके अलावा यहां पर आपको जो है मुख्य परीक्षा का भी उत्तर लेखन कार्यक्रम कराया जाता है, पीवाई क्यूज मेंस का, पीवाई क्यूज प्री का, डेली आपका प्री का क्यूज, डेली आंसर एंड प्रैक्टिस आपका, बहुत कुछ कराया जाता है। सारे मैटर्स के आपके जो है बायलिंगुअल फॉर्म में नोट्स दिए जाते हैं और बड़े सार्वजनिक तरीके से कराया जाता है। बेसिक से इसमें चीजें इसमें आपको कराई जाती हैं ताकि आपको सटीकता के साथ इसकी जानकारी हो सके। ठीक है, और कल एक मैं वीडियो बना दूंगा या आज ही संभवतः बन जाएगा कि जिसमें हम बताएंगे कि आखिर +2 के बाद हम कैसे तैयारी करें जो है इसकी पीसीएस की। ठीक है, तो ये भी आप लोग बात ध्यान रखिएगा। चलिए, तो आप इसके लिए पीसीएस 2025 या 26 लिख करके आप मुझे 8604409220 पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अच्छा इसमें आप एडमिशन लेंगे तो अगर आप इंटरव्यू तक जाते हैं तो आपकी पैसा भी वापस कर दिया जाएगा आपका। बहुत सारी चीजें हैं, डिटेल्स जानकारी के लिए आप लोग मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब आपके लिए मुख्य परीक्षा का एक प्रश्न है कि बताओ जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी क्या होती है और यह कितने प्रकार की होती है, ये आपको लिखना है मुख्य परीक्षा के लिए। ठीक है, ये आपका टास्क है और बाकी जो हमने टास्क दिए हैं आपको, ठीक है, वो सब आप लोग पूरा कर लीजिएगा। चलिए, अब हम लोग मिलेंगे कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने स्वास्थ्य का, अपने हेल्थ का खासकर ध्यान रखिए। आगामी परीक्षा आपकी बहुत बड़ी है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने साथ अपने स्वजनों का भी उतना ही ख्याल रखेंगे। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।